आज हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, दैट आर्टिकल इज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को मैं किस तरह से डिफाइन करता हूं? देखिए बच्चा, मैं कहता हूं कि सेल्फ इंडक्शन को हिंदी में एक वर्ड यूज करता हूं मैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। मैंने वर्ड को रिपीट कर रहा हूं मैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। सेल्फ इंडक्शन क्या चीज है? देखिए बच्चा, मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरह का कॉइल है, इस तरह का कॉइल है, इस तरह का कॉइल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे पास कुछ ना कुछ, जिसकी कुछ डिफाइंड वैल्यू है मेरे पास। ये देखिए, ये मेरे पास है, मान लीजिए एक कॉइल इस तरह का, इस तरह का एक कॉइल है और मैंने इसको यहां से कनेक्ट करा है, इसके एंड्स पे कनेक्ट किया है एक बैटरी इस तरह से बच्चा। यहाँ पे ये मान लीजिए पॉजिटिव, ये मान लीजिए नेगेटिव, और यहां से करंट का फ्लो कराया हमने आई के इक्वल। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि जैसे ही करंट की ग्रोथ होगी यहाँ पे, मतलब करंट आपका जीरो से मैक्सिमम जाएगा, जीरो टू मैक्सिमम जाएगा, जीरो टू मैक्सिमम जाएगा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये एयर फील्ड सोलेनोइड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट एन इनटू आई, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जो एसोसिएट होगा वो भी जीरो से मैक्सिमम जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? दैट इज बी विल चेंज। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और उस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन किससे अपोजिट होगी? जिस डायरेक्शन में फ्लक्स में चेंज होगा उससे अपोजिट होगी। यानी कि अगर ग्रोथ होगी तो उसकी ग्रोथ को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से अगर करंट डिके होगा, यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग करंट की बात कर रहा हूं कि करंट क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग करंट होता, डिक्रीजिंग होता, तो फिर इससे ऑपोजिट क्या होता? ईएमएफ इंड्यूस होता, इससे ऑपोजिट ईएमएफ इंड्यूस होता, ईएमएफ इंड्यूस होता। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यानी कि इसमें इस कॉइल में जो करंट की ग्रोथ हो रही है या फिर डिके हो रहा है, दोनों को अपोज करता है कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है ना? तो यानी कि इसकी डेफिनेशन अगर मुझे बनानी हो तो मैं किस तरह से इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा आप लोगों के सामने? मैं कहूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, ये एक सिंगल कॉइल के लिए बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेल्फ का मतलब यहाँ पे एक सिंगल कॉइल होगी, एक सिंगल कॉइल होगी। और मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊंगा यहाँ पे कि कॉइल के लिए बैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस तरह की बैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट स्ट्रेट वायर के लिए अप्लाई नहीं होता। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि स्ट्रेट वायर के लिए अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसके इक्वल होती है? करंट इनटू एरिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका नेग्लिजिबल हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसलिए हमें कुछ ना कुछ एरिया रखना पड़ता है। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का मतलब है प्रॉपर्टी है ये एक कॉइल की, एक सिंगल कॉइल की वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which by virtue of which the coil opposes, the coil opposes any change in strength of current, any change in strength of current by inducing an EMF, by inducing an EMF in it, in it.
बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट। ठीक है, तो ये कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो क्या करता है, वो स्ट्रेंथ या फिर अगर डिके हो रहा हो करंट का तो उसको अपोज करता है बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट। अब देखो बच्चा, एक बात सोचने वाली है यहाँ पे कि अगर ये अपने अंदर आने वाले चेंज का क्या करता है, अपोज करता है, तो ऐसा तो हमने वर्ड कहीं पहले भी सुना हुआ है। हाँ जी, वो हमने सुना है मासेस के केस में। मासेस के केस में हमने वर्ड यूज किया था इनर्शिया, और इनर्शिया को मेजर करता था कौन, मास। तो यानी कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन का नाम मैं क्या रख देता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। ये भी तो वही काम करता है, अपने अंदर आने वाले किसी भी चीज का अपोज करता है, तो मैंने इसका नाम रख दिया जी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, इनर्शिया। देखो यहां से मुझे कुछ बातें और भी याद आ जाती है, जैसे कि मैं वर्ड यूज करता हूं यहाँ, देखिए I इज इक्वल टू मैं वर्ड यूज करता हूँ dq बाय dt। तो आपको पता है मैकेनिक्स में वेलोसिटी वर्ड यूज होता है एंड दैट इज dx बाय dt। यार कि जो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन मैकेनिक्स में है वही डायमेंशंस किसके हैं, चार्ज के हैं। जो डायमेंशंस करंट के इलेक्ट्रिसिटी में है वही डायमेंशन मैकेनिक्स में किसके हैं, वेलोसिटी के। तो ये बात आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मेरे पास कौन आया है, सेल्फ इंडक्शन आया है। अब बात करते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड एयर कोर्ड सोलेनोइड का होता है म्यू नॉट इनटू एन इनटू आई। यानी कि अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो 100% श्योर है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ही होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ फील्ड, फील्ड इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइन को क्या बोलते हैं हम, फ्लक्स बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल। इस कॉइल से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कैसी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द कॉइल, करंट थ्रू द कॉइल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज L into I. L is known as coefficient of self induction, coefficient of self induction। L को हम किस नाम से जानते हैं, coefficient of self induction के नाम से जानते हैं। या हमने L को कब लेके आया हम, जब हमने कांस्टेंट हटाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी वर्ड जब हमने हटाया तो कांस्टेंट लेके आए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड known as coefficient of self induction, known as coefficient of self induction, known as coefficient of self induction, coefficient of self induction। ये है बेटा coefficient of self induction, self induction के लिए coefficient। अब देखो बच्चा, इसकी हमें यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला लिखने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखते हैं हम। इनिशियली मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर मैं कह दूं I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर का करंट जो है वो कॉइल से फ्लो कर रहा है। इन दैट सिचुएशन हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर एसोसिएटेड विद द कॉइल, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको कई जगह पे सेल्फ इंडक्टेंस भी बोला जाता है। यानी कि आपने क्या कहा कि अगर 1 एम्पियर एक यूनिट करंट फ्लो कर रहा है कॉइल से, इन दैट सिचुएशन what is the number of field lines, that number of field line represents the concept of, ये किसके concept को represent करेगा बेटा, ये represent करेगा किसके concept को, coefficient of self induction को। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या word use करा बेटा, मैंने यहाँ पे word use किया कि अगर I 1 एम्पियर हो जाए तो मेरा phi किसके बराबर होगा, L के बराबर होगा। phi is equal to L, phi क्या है, फ्लक्स, L क्या है, coefficient of self induction। दूसरी एक चीज देखो, बहुत ही अच्छी एक बात है, देखो भाई अगर यहां से आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो फिर आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है,
आपको पता है कि अगर आपने d∅/dt निकाल दिया, ये किसके इक्वल होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे दिस शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल E is equal to d∅/dt। तो यानी कि d/dt फाई की वैल्यू है जी L into I, और L हमने बाहर निकाल लिया, तो di/dt दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड के बराबर होगा। यानी कि यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई? L की वैल्यू आ गई बच्चा E डिवाइड बाय di/dt। अब यहां से भी आप बोल सकते हैं कि if rate of change of current is 1 ampere per second, then L is equal to किसके इक्वल होगा? EMF induced के इक्वल होगा। यानी कि coefficient of self induction L is defined as EMF induced in the coil if rate of change of current in the coil is unit, मतलब 1 है ना, उसकी वैल्यू हमने 1 मानी है, देखो 1 मानी। अब यहां से हम उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला भी बहुत इजीली लिख सकते हैं। कैसे? चलो जी मैं बताता हूं आपको। देखिए आपने क्या कहा कि L इज इक्वल टू E अपॉन di/dt। ईएमएफ किसके बराबर होती है? पोटेंशियल के बराबर होती है ना, और डिवाइड बाय di क्या है? करंट है, तो करंट के डायमेंशन ना, और इनटू dt क्या है? टाइम। मैं यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं, यूनिट एंड df डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L, ये कॉन्सेप्ट मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है जी वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। एक करंट पहले से बैठा है तो करंट को एज इट इज लिखो, और इनटू क्या? टाइम। अब आप मेरे को बताओ कि वर्क किसके बराबर होता है? वर्क होता है जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनटू आगे क्या है? टाइम। चार्ज क्या होता है जी? करंट इनटू टाइम, करंट आई टाइम टी, और इनटू करंट आगे है आई, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी। तो आपके पास क्या बचा? फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, करंट के लिए a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया जी m1 L2 t-2, ठीक है, और a-2 m1 L2, यानी कि वर्क अपॉन करंट का स्क्वायर, ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 t-2, और डिवाइड बाय करंट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आप यहां से इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहां से अगर मैं इसकी यूनिट्स लिखना चाहूं, तो अगर मैं इसकी यूनिट लिखना चाहूं L की, तो इसकी यूनिट का नाम होता है जी हेनरी। हेनरी यूनिट का नाम है इसका, ठीक है, हेनरी। और इस हेनरी की वैल्यू है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और पर एम्पियर का स्क्वायर। यानी कि हेनरी किसके बराबर है जी? ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर और एम्पियर का इनवर्स का स्क्वायर। अब देखो आपने क्या लिखा है यहां से, अगर आप ध्यान से देखें हेनरी को, तो आपने पोटेंशियल इनटू टाइम डिवाइड बाय करंट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल के लिए यूनिट होती है जी, यानी कि यहां से एक थोड़ा सा अल्टरेशन मैं करना चाहूंगा, हल्का सा चेंज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें मैंने L इज इक्वल टू देखा है वहां पे पोटेंशियल इनटू टाइम, पोटेंशियल इनटू टाइम डिवाइड बाय करंट, ये चीज मैंने देखी है वहां पे। अब पोटेंशियल की यूनिट होती है बच्चा पार्टी वोल्ट सेकंड, वोल्ट और सेकंड, और डिवाइड बाय करंट की यूनिट होती है बेटा एम्पियर। मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ कि वोल्ट सेकंड जो है वो वेबर के इक्वल होता है, वेबर के इक्वल होता है। वेबर इसकी यूनिट होती है, वोल्ट सेकंड किसके बराबर है? वेबर, और एम्पियर को एम्पियर रहने दें। यानी कि एल की यूनिट क्या है? एल की यूनिट है हेनरी। तो हेनरी किसके बराबर हुआ? वेबर पर एम्पियर के बराबर हुआ। यानी कि 1 हेनरी is also equal to 1 वेबर पर एम्पियर, 1 वेबर पर, ठीक है ना, 1 वेबर पर एम्पियर। इसमें से कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी चाहिए वो है कि वायर कैन नॉट एक्ट एज इंडक्टर,
मैंने ये बात आपको पहले ही बताई है, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, अगर हम उस वायर को इंडक्टर बनाना चाहते हैं, देन वी हैव टू बेंड इट इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉइल दैट इज शोन इन द फिगर। ठीक है, और जो आइडियल इंडक्टर होगा उसकी वैल्यू, एल की जो वैल्यू होगी वो काफी अच्छी होगी, लेकिन ओहमिक रेजिस्टेंस उसका 0 रहेगा। ओहमिक रेजिस्टेंस उसका क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ करंट पे नहीं डिपेंड करता, फील्ड पे नहीं डिपेंड करता, पोटेंशियल पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अब आप सोचते होंगे कि ये चीजें आपको पता कहाँ से लगी सर, कि ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। चलिए जी, उनके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। दैट कॉन्सेप्ट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसमें न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, देखिए बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। देखो जी, मेरे पास कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए, सोलेनॉइड के लिए मुझे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके आपके सामने रखनी है। मेरा कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। देखो बेटा, इस पूरे पार्ट में जो आपके सोलेनॉइड यूज होंगे वो एयर कोल्ड सोलेनॉइड होंगे, क्योंकि एयर भी एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक होता है ना बच्चा। तो एयर कोल्ड सोलेनॉइड हम उनको बोलेंगे कि एयर कोल्ड सोलेनॉइड आपको यूज करने होंगे। ठीक है ना, एयर कोल्ड सोलेनॉइड आप यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चा, मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे पास कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए बच्चा, आप कैसे काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, इस तरह का एक लॉन्ग सोलेनॉइड है बेटा। ठीक है, ये देखिए, इस तरह का एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, हमने इसके ऊपर वायर बाउंड कर रखा है कुछ इस तरह से। यहां से हमने वायर बाउंड किया है इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको टर्न शो कर देता हूं इस तरह से। नंबर ऑफ टर्न्स आप मान लीजिए n के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हमने जब सोलेनॉइड बनाना होता है तो हम इसमें से करंट पास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे करंट पास कर रहे हैं हम इस तरह से। मान लीजिए कि ऐसे ऐसे करंट पास हो रहा है यहाँ से इस तरह से। यहाँ पे हमने बैटरी या पोटेंशियल अप्लाई किया है V, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, फिर E, नंबर ऑफ टर्न्स N है, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट, मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना बच्चा, ये बात, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट दैट इज म्यू नॉट इनटू n इनटू I। अब ध्यान रखना बच्चा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये आपके पास बना म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N पर यूनिट लेंथ L और इनटू करंट I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सही बात है, बिल्कुल। अब यहाँ पे L जो है वो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है। ठीक है, N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी है। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो थ्रू ईच टर्न। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है हमें थ्रू ईच टर्न।
हर एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नोट एन बाय एल इंटू आई इंटू एरिया ए के बराबर। सही है, बिल्कुल। अब निकाल लो टोटल फ्लक्स। ये तो एक टर्न के साथ था, अब टोटल निकाल लो। यानी कि टोटल फ्लक्स फाइव टोटल। टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई? नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू बी इंटू ए। तो एन से अगर मैं इसको और मल्टीप्लाई करूं तो म्यू नोट एन ए पहले से था, तो एन स्क्वायर डिवाइड बाय एल इंटू आई इंटू क्या एरिया ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था कि फ्लक्स तो जी एल आई के बराबर होता है, ऑल्सो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। अगर हम 1 एंड 2 को इक्वेट करें, ठीक है, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2, 1 एंड 2, अगर हम इक्वेट करें 1 एंड 2 को, तो मेरे पास एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल इंटू आई इंटू ए। तो आई से आई कैंसिल हो गया जी, एल आ गया आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन मेरा किस चीज पे डिपेंड करता है? अब यहां से देखो, परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वोल्टेज पे, इन चीजों पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आता है कॉइल्स। अगर मान लीजिए कि मैंने इस तरह की कॉइल बनाई है, मान लीजिए कि ये मेरे पास कॉइल्स हैं और मैंने इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच कर रखा है। ये देखिए ऐसे, मान लीजिए मेरे पास 3 कॉइल्स हैं, तीनों के कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L1, L2, L3। अब सीरीज में आपको पता है वोल्टेज अलग अलग होती है, V1, V2, V3। आपने अप्लाई करी होगी V के बराबर, यहाँ पे EMF है तो E1 ले लो, E2 ले लो और E3 ले लो। तो आपने E अप्लाई किया होगा तो वो बना होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। करंट तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। E किसके बराबर होता है? L di बाय dt। तो E1 कितना होगा? L1 di बाय dt प्लस L2 di बाय dt प्लस L3 di बाय dt। di बाय dt आपका कैंसिल हो जाता है, तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर n कॉइल्स लगी होती तो हम कहते थे कि n कॉइल को हमें क्या करना है? डायरेक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो ये कॉइल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी। इसी तरह से अगर मैं पैरेलल को डिस्कस करना चाहूँ तो वहां पे मेरे पास जो आएगा वो आएगा 1/L दैट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो मेरे पास 2 आर्टिकल थे बच्चा, दोनों के दोनों आर्टिकल जो थे वो सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत ही इजी आर्टिकल हैं, बहुत इजीली आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। बस एक बार आपको रीडिंग लेनी है इनके रफ से। जैसे ही आपकी रीडिंग हुई, मान लो कि आपका कॉन्सेप्ट बनता हुआ आगेगा, आपके आगे आगे चलेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसी का एक भाई है हमारे पास जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन काफी इजी आर्टिकल है, बहुत इजीली हम उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जी म्यूचुअल इंडक्शन चीज क्या है उस पर बात करते हैं। देखो जी, मेरा कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअली कॉपी है सेल्फ की, लेकिन यहाँ पे सेल्फ में जहां एक सिंगल कॉइल यूज हुआ था, म्यूचुअल में डबल कॉइल यूज हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन को वैसे मैं चुगलखोर की उपाधि देता हूँ। चुगलखोर नहीं होते हमारे पड़ोस में जैसे होते हैं चुगलखोर से, है ना, वैसे चुगलखोर की उपाधि मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, चुगलखोर क्या करता है भाई? चुगलखोर दूसरे के घर की बातें सुनता है कान लगा के।
ये भी कुछ ऐसा ही करेगा। यहाँ पे दो कॉइल बनेगी मेरे पास, एक प्राइमरी कॉइल कहलाएगी और दूसरी सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी। मान लीजिए कि ये आपकी है प्राइमरी कॉइल जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये मेरे पास है प्राइमरी कॉइल और इसी के पास मैंने रखा है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना जी। इसके बिल्कुल नजदीक मैंने इससे सटा के सेकेंडरी कॉइल रखा है, ठीक है। यहां मैंने रखा है सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है जो मैंने आपके सामने बनाई है और ये सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ गैल्वेनोमीटर से देखूंगा मैं कि करंट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अटैच कर देता हूँ एक गैल्वेनोमीटर। ये लीजिए जी, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये लो जी, ये मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। ये देखो, देखो जी, ये हमारा गैल्वेनोमीटर जी। ये प्राइमरी कॉइल जिसको मैंने किसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ये है मेरी सेकेंडरी। अब देखो बच्चा, ये म्यूचुअल इंडक्शन में होगा क्या। देखिए, जैसे यहाँ पे करंट की ग्रोथ होती है प्राइमरी के साथ, प्राइमरी में जैसे जैसे करंट की ग्रोथ होती है, करंट की ग्रोथ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की भी ग्रोथ होती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके नजदीक है, सेकेंडरी के नजदीक है। यानी कि सेकेंडरी के साथ भी फील्ड लाइंस एसोसिएट है, फील्ड लाइंस जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड है ना, एसोसिएटेड बिल्कुल है जी। फील्ड लाइन उसके साथ जुड़ी हुई है सेकेंडरी के साथ। अब क्या होता है कि फील्ड आपका होता है चेंज। फील्ड अगर चेंज होगा तो 100% श्योर है ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और आपको ये भी पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है किससे, फ्लक्स में चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है उससे अपोजिट होती है। यानी कि सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, वो प्राइमरी में जो करंट में ग्रोथ हो रही है या डिके हो रहा है उसका क्या करेगी, अपोज करेगी। यानी कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन कैसी फिनोमिना है, ऐसी फिनोमिना है जिसमें प्राइमरी में होने वाला ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इज अपोज्ड बाय सेकेंडरी कॉइल। कैसे, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चलेगा भाई, यहाँ पे कि प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स है, सॉरी सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल आईपी। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं हम इसको, एम। यानी कि आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि मैंने क्या कहा, एम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। यानी कि m की वैल्यू मेरे पास क्या रही, फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल रेशियो किसके साथ, करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द रेशियो, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे कि अगर इफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल बिकम्स इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब यूनिट करंट का फ्लो करवा दिया आपने, कहां से, प्राइमरी कॉइल से। अगर यूनिट करंट का फ्लो करा दिया, आईपी की वैल्यू 1 रख दी, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल हो गया, फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। मींस आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is defined as flux associated with the secondary coil if a unit current flows through the primary coil, if a unit current flows through the primary coil। अगर प्राइमरी कॉइल से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, दैट सिचुएशन कितनी फील्ड लाइन उसके साथ जुड़ी हुई है वो किसके इक्वल होंगी, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होंगी।
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर है। ठीक है बच्चा, अब यहीं से देखो, अगर मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करूं, अब दूसरी कंडीशन कैसी है, मेरे को ये बात पता है कि ईएमएफ क्या होती है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होती है। यहाँ पे फाई आपका एस के इक्वल है, ठीक है जी, तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू आई पी, फाई एस की वैल्यू यही है आईपी, आईपी का मतलब है करंट थ्रू द प्राइमरी, तो एम बाहर आ गया, आपके पास बचा डी आई पी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, है ना, तो एम डी आई पी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फिर मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ दैट इज इक्वल टू एम डी आई पी बाई क्या डी टी, यानी कि यहाँ से एम इज इक्वल टू ईएमएफ ई डिवाइड बाय डी आई पी बाय क्या डी टी। ये तो वही कहानी आ गई। इसकी यूनिट का नाम क्या है, इसकी यूनिट का नाम है हेनरी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वही जो आपने पीछे लिखा था। चलो फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या वही है क्या एक्चुअली। चलो जी देखते हैं। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, और नीचे है ये डी आई पी मतलब करंट है, ऊपर आ गया टाइम, तो वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, और डिवाइड बाय चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो करंट इंटू टाइम इंटू करंट, ठीक है, इंटू करंट, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया। हाँ जी बिल्कुल वही डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है M1 L2 और T-2, यानी कि यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला इनके सेम है। अगर यूनिट इसकी भी मैं लिखना चाहूँ तो इसकी यूनिट भी क्या रहेगी जी, हेनरी रहने वाली है, ठीक है, इसकी यूनिट भी क्या रहेगी बच्चा, हेनरी रहने वाली है। यानी कि अगर आप इसके साथ काम करते हैं तो आपका सेम वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है, जैसा कि आप सर इट इज A-2। हाँ जी A-2, A-2, ठीक है ना बेटा, तो करंट इंटू करंट, ठीक है, तो एम्पियर, एम्पियर की पावर 2 आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो -2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि मुझे म्यूचुअल इंडक्शन के साथ बस क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ पे दो सर कॉइल, T-2 नहीं होगा, तो बेटा सर T-2 नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा T। नहीं 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 बच्चे, T-2 ही होता है बच्चा, देखो तो सही है आप कि वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 L2 T-2, और टाइम का हो गया जी T, चार्ज होता है बेटा करंट इंटू टाइम, तो A इंटू टी, और आगे है करंट तो A, तो T से T कैंसिल हो गया, आपके पास बाकी क्या बचा, देखो M1 L2 T-2 A-2, ठीक है ना, चेक करो बेटा। ओके सर। हाँ जी ठीक है, तो ये हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। अब म्यूचुअल इंडक्शन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ये हमने निकालना है बेटा, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, इसी के साथ म्यूचुअल इंडक्शन की बातें खत्म हो जाएंगी, फिर हम न्यूमेरिकली देखेंगे कि कैसे कैसे इनके न्यूमेरिकल्स हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमारे लिए आर्टिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमारे लिए एक टारगेट रहेगा। हम इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी के साथ साथ जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम लेके चलें, ठीक है, उन क्वेश्चंस के साथ हमें डील भी करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो जी, मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स ये कॉन्सेप्ट मैं करवाने वाला हूं आपको, ठीक है, देखो कैसे करते हैं। ये देखो ये मेरे पास है, मैं इससे बना रहा हूं क्या, मैं इससे बनाऊंगा सोलेनॉइड, ऐसे सोलेनॉइड जो कोएक्सियल है, ठीक है, ये देखिए जी, ये ऐसे यहां से हमारी एंट्री इसमें करंट है, ठीक है, इसके बाद मैं आगे मैं शो कर देता हूं ऐसे, ऐसे ये सोलेनॉइड आप S1 मान लो, दो कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जब मैं बात करता हूं तो 100% श्योर है मेरे को दो कॉइल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, तो दो कॉइल मैं लेके चलूंगा तभी बात मेरी बनने वाली है,
ठीक है ना। अब देखिए बेटा दूसरा मैं लेके चलता हूँ, दूसरे को मैं किसी अलग कलर में लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि प्रेजेंटेशन सही हो जाए उसकी। ये देखो जी, हमने दूसरे की जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से रखी, ठीक है। ये दूसरा है जो मैंने इसके ऊपर ही बाउंड कर रखा, मतलब दोनों के एरिया जो हैं वो सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स हम अलग अलग मान लेते हैं, N1 N2, ठीक है जी। देखिए यहां से हमने मान लीजिए एग्जिट किया है यहां से। देखो बेटा हमने दो सोलेनोइड लिए हैं, एक सोलेनोइड है हमारे पास S1 और दूसरा सोलेनोइड है बेटा S2। मान लीजिए इसमें से करंट फ्लो करता है I2, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो करता है I2। हमारा कॉन्सेप्ट है coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction of two long कोएक्सियल सोलेनोइड्स। कोएक्सियल का मतलब है बेटा इनकी एक्सिस सेम है, सोलेनोइड्स, सोलेनोइड्स, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मेरे को निकालना है, दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं मेरे पास उनके लिए। देखिए बच्चा मैं मुझे कैसे काम करना है। अब देखो सोलेनोइड S2 में से करंट फ्लो कर रहा है I2, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 and that should be equal to inside at any point that should be equal to mu naught N2 into करंट कितना है I2। अब N2 की वैल्यू कितनी रहेगी, N2 by L लेना पड़ेगा, इसकी लेंथ L ली हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक टर्न के लिए, एक सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा सिंगल टर्न के लिए, यानी कि फाई। मुझे किसके साथ देखना है, मुझे ये देखना है बेटा किसके साथ, मुझे ये देखना है S1 के साथ, फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1। तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, P2, मैग्नेटिक फील्ड तो उसका यूज करेगा, इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है S1 के, तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो आपके पास फ्लक्स थ्रू S1 दैट इज B2 इनटू एरिया इनटू N1, सही है बिल्कुल। अब P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू है जी म्यू नॉट N2 बाय L, N2 बाय L और इनटू I2, है ना, इनटू I2, सही है, इनटू I2, ये तो B2 इनटू एरिया इनटू N1, ये आ गया फ्लक्स थ्रू S1, ठीक है, इक्वेशन नंबर। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फ्लक्स थ्रू S1 is directly proportional to current through S2, यानी कि I2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि फ्लक्स थ्रू S1 is equal to coefficient of mutual induction of 1 किसके विद रिस्पेक्ट, 2 के विद रिस्पेक्ट और इनटू I2 से, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेट कर लीजिए 1 एंड 2 को, जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो M12 और इनटू I2 that becomes equal to mu naught N1 N2 by L, N1 N2 by L into area A into I2, यानी कि I2 से I2 कैंसिल हो गया, M12 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली M21 की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल वो वैल्यू क्या रहेगी, म्यू नोट N1 N2 अपॉन L into एरिया, है ना। तो यानी कि आपके पास अल्टीमेटली कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आएगी म्यू नॉट N1 N2 by L और into area A। This is the value of coefficient of mutual induction for two long coaxial solenoids। कोएक्सियल का मीनिंग मैंने यहाँ पे रखा, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखा, दोनों की लेंथ सेम रखी। तो यहाँ पे भी मैंने ऑब्जर्व करा कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और लेंथ पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड नहीं करता किस पे, करंट पे, वो डिपेंड नहीं करता किस पे, फील्ड पे। फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो डिपेंड नहीं करता,
वो परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका मीडियम कितना परमिएबल है, ठीक है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे और लेंथ पे। तो दिस इज द आर्टिकल ऑफ द डे बच्चा पार्टी। कल हम करने वाले हैं इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो मैं इनकी असाइनमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है पहले मैं सेकंड पार्ट को निपटा दूं जिसमें एलसीआर सर्किट वगैरह हो, मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हो, तो पहले मैं वो निपटाऊं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल बड़े ही डिटेल में करने पड़ेंगे बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।